दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज अपने 250वें लेक्चर पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो क्लास थी दोस्तों 231 नंबर से स्टार्ट हुई थी, यानी कि ये हमारा 20वां लेक्चर है। और आज की क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं मैदान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए हम लोग पढ़ रहे थे स्थल खंड के बारे में। स्थल खंड को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, पहाड़ है, पठार है और मैदान है। मैदान इसका आखिरी हिस्सा दोस्तों, तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने चल रहे हैं। ये मैदान से संबंधित सवाल भारत और विश्व में जो भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। यहाँ स्क्रीन पर कई ऐसे सवाल भी दिए गए हैं, ठीक है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे के पूरे 7500 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 7500 सवाल दोस्तों इस क्लास में आपको पढ़ा दिया गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए गए हैं दोस्तों, जो कि बहुत छोटे छोटे बैच हैं और कम प्राइस में दोस्तों आपको अवेलेबल कराया गया है। इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। 7007734525 हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। सीधे आते हैं दोस्तों सवालों पर और पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से आप जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि दुनिया भर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में निवास करता है, ठीक है। दुनिया में तो जान ही रहे हैं जनसंख्या दोस्तों 8 बिलियन से ज़्यादा की जनसंख्या हो गई। ऐसे में कितने प्रतिशत लोग, तो याद रखें दोस्तों दुनिया की 90% आबादी जो दोस्तों 90% आबादी जो है ये कहाँ रहती दोस्तों, ये मैदानी क्षेत्रों में रहती। कहाँ रहती दोस्तों, मैदानी क्षेत्रों में रहती है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं पहाड़ों की या पठारों की बात करूं तो पहाड़ों पर रहना उतना आसान नहीं है, ठीक है। पठारों पर भी रहना आसान नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इन स्थानों पर जो जीवन जीने के लिए दोस्तों आवश्यक संसाधन है वो दोस्तों कम अवेलेबल हो पाते हैं, बड़ी कठिनाई के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ जनसंख्या कम निवास करती है। अगर कुल जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो लगभग 90% जनसंख्या दोस्तों ये मैदानी क्षेत्रों में रहती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसी चैप्टर से एक सवाल आता है कि स्थल खंड के कुल क्षेत्रफल के कितने हिस्से पर मैदान फैले हुए हैं। ये दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका था कि अगर हम पहाड़ों की बात करें तो याद रखिएगा 25 से 26% क्या दोस्तों पहाड़ है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम पठार की बात करें तो लगभग दोस्तों 33% हिस्सा दोस्तों पठार है। और मैदान की बात करें तो 41% हिस्से पे क्या दोस्तों मैदान है। ये जब आप जोड़ेंगे सब तो आपको दोस्तों कुल 100% पे आप पहुंच जाएंगे। तो मैदानी क्षेत्र है कितना, 41% दोस्तों क्या है मैदान है। मैंने 31 बोला क्या, 41% दोस्तों मैदान है। ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दे रहा कि दुनिया भर में फसलों और खाद्य वस्तुओं का कितना प्रतिशत, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो फसल है, जो अन्न है और जो खाद्य वस्तुएं, ठीक है, जिनको खाकर व्यक्ति जीवित है, उसका कितना प्रतिशत भाग जो है ये मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो उगाने वाली जितनी भी चीजें हैं उसका दोस्तों 85% हिस्सा कहाँ उगाया जाता है ये। अच्छा खेती कहाँ होगी बताइए, खेती कहाँ होगी, मैदानी क्षेत्रों में तो खेती होगी। सर चाय की खेती पहाड़ों पर होती है। अरे ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें पठारों पर भी उगते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन दोस्तों जो खाई जाने वाली चीज़ें, जो आवश्यक सामग्रियां हैं, खाद्य सामग्रियां हैं, उनका 85% दोस्तों वो कहाँ पर होती है खेती उसकी, वो जो है मैदानी हिस्से में होती है। तो आंकड़ा है, इस आंकड़े को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा कठिन सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दे रहा है। जैसे सवाल दे रहा दोस्तों कि समुद्र तल से लगभग 500 फीट, दोस्तों जो पठार होते हैं ना, ये माना जाता है कि समुद्र तल से 500 फीट ऊपर की जो समतल भूमियां दोस्तों पठारी क्षेत्रों में आती हैं, उसके नीचे की जो समतल भूमियां हैं वो मैदानी क्षेत्र में आती, ठीक है। तो एक दोस्तों आंकड़ा लिया गया है। और ये समुद्र तल जो शब्द है दोस्तों, ये इसका मामला कहां से संबंधित है, तो याद रखिएगा समुद्र तल के लिए दोस्तों ये चेन्नई को आधार बनाया गया। क्या आधार बनाया गया दोस्तों, चेन्नई दोस्तों क्या है आधार है, ये अभी दिमाग में याद रखेंगे। कर समुद्र तल से लगभग 500 फीट ऊंचे, जो 500 फीट तक ऊंचे जो निम्न भूभाग के मैदान हैं, उसको दोस्तों किसने परिभाषित किया है, उसके बारे में किसने बताया है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया दोस्तों दो लोगों ने, एक का नाम है दोस्तों वर्नर, याद रखेंगे। देखिए दो ऐसे खगोल शास्त्री हैं या वैज्ञानिक हैं दोस्तों जिन्होंने इसके बारे में बताया है। नाम है वर्नर सी फिंच। क्या नाम दोस्तों, पूरा नाम आपको वैसे भी नहीं याद रहेगा, भूल जाएंगे, तो केवल और केवल यहां पर क्या याद रखे, वर्नर याद रखेगा। और दूसरा नाम है दोस्तों ट्रियार्थी, ठीक है, दूसरा नाम है ग्रेन ट्रियार्थी, याद रखे ट्रियार्थी, ठीक है, ट्रियार्थी, ठीक है, याद रखें दोस्तों। वैसे भी पूरा नाम याद नहीं हो रहा है तो वर्नर और ट्रियार्थी याद रखें दोस्तों। ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया। किसके बारे में बताया,
500 फीट की ऊंचाई तक के जो निम्न भूभाग है, जो समतल भूमियां हैं, उन्हें दोस्तों किसने परिभाषित किया है? तो इन दोनों लोगों ने परिभाषित किया है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। कह रहा है भूपृष्ठ का 500 फीट से कम ऊंचाई वाला समतल भाग, मान लीजिए 500 फीट के नीचे का जो समतल भाग है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? बताया तो भाई, समतल हिस्से को ही तो दोस्तों मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मैदान। ठीक है, ये कुछ और नहीं है। अगर दोस्तों सिंपल सी बात याद रखिए, अगर हम बात करें दोस्तों 500 फीट से ऊपर के जो समतल भूमि है, तो अगर ऊपर की समतल भूमि है तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अगर ऊपर की है तो पठार कहते हैं, नीचे की है तो मैदान कहते हैं। बस इतना ही तो आज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा कम ढाल तथा उच्चावच वाले समतल भूभाग को क्या कहते हैं? कह रहा जहां पर जो ढाल हो दोस्तों कम हो, ठीक है, और उच्चावच, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों किसने बताया था? तो एल्बर्ट सीमेन ने बताया था। किसने बताया था दोस्तों? इसके बारे में एल्बर्ट सीमेन ने बताया था। किसने बताया था? एल्बर्ट सीमेन ने बताया था। किसके बारे में? कम ढाल और उच्चावच वाले जो समतल मैदान हैं उसके बारे में दोस्तों किसने बताया है? तो याद रखेगा, अल्बर्ट सीमेन ने बताया है। ये तथ्य आप याद रखेगा। आगे देखिए, करा नदी हो गया, हिमानी हो गई, पर्वत हो गए, पवन हो गया, पर्वत नहीं पवन हो गए, ये जैसी शक्तियों से दोस्तों अपर्दन होता है। ठीक है, अपर्दन मतलब चीजें कटती हैं। अपर्दन मतलब देखिए ऐसा नहीं कि नदियों देखिए जो नदी होती है क्या वो भूमि स्थल खंड का अपर्दन नहीं करती है? करती, तभी तो बीहड़ का निर्माण होता है। जो हिमानी होता है जहां बर्फ का जमा होता है दोस्तों, वो भी स्थल खंड का अपर्दन करता है। हवाएं भी दोस्तों स्थल खंड का अपर्दन करती हैं। मतलब स्थल खंड में जो तमाम आकृतियां हैं वो इन्हीं के द्वारा दोस्तों बनती हैं। कह रहा है इसके अपर्दन से बने मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्योंकि वो अपर्दन से बन रहे हैं इसीलिए उसे कहते हैं अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दनात्मक क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, अपर्दन, अपर्दन, फिर इसमें आत्मक जोड़ दीजिएगा दोस्तों, अपर्दनात्मक मैदान। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह मैदान दोस्तों अपर्दन के फलस्वरूप बने हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अपर्दनात्मक कहा जाता है। जैसे अगर मैं नदी की बात करूं तो नदी दोस्तों क्या करती है? बाढ़ आता है तो पानी में दोस्तों स्थलगन डूब जाता है, नई मिट्टी दोस्तों वहां आ जाती है। तभी दोस्तों आप बांगड़ और खादर के बारे में पढ़ते। बांगड़ मतलब पुरानी, खादर मतलब नई। तो दोस्तों यह अपर्दन के फलस्वरूप ही तो हो रहा है। इसी तरह से हिमानी के फलस्वरूप भी होता है, इसी तरह से पवन के फलस्वरूप भी होता है। मैं भी एक एक सवाल आपको बताता हूं, सुनते जाइए खाली। ठीक है, लिख रहा है चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से बने, ठीक है, घुलने से बने मैदान को क्या कहते हैं? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या शब्द है दोस्तों? चूना पत्थर। अगर ये चूना पत्थर हट जाता तो मामला बदल जाता। दोस्तों अक्सर मूवी में दोस्तों आपने इस तरह का दोस्तों चट्टानी खंड देखा होगा। ठीक है, बड़ा दिखने में बड़ा खतरनाक होता है, जो कंदरा गुफाओं के आसपास इस तरह से मिलता है दोस्तों। उस मैदान को कहते हैं क्रास्ट मैदान। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रास्ट मैदान का नाम देते हैं। और क्रास्ट मैदानों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो घुलनशील कार्बोनेट जो होते हैं दोस्तों उससे होता है। ठीक है, घुलनशील कार्बोनेट से। ठीक है, घुलनशील कार्बोनेट से। अब कार्बोनेट में दोस्तों मुख्य रूप से भले चूने पत्थर की बात की जाए, लेकिन आप ना ये शब्द याद रखेगा कार्बोनेट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कल को हो सकता है कि चूना पत्थर ना देके डोलोमाइट दे दे। जैसे आज चलिए चूना पत्थर दे दिया है, मैं कह रहा हूं चूना पत्थर नहीं, अगर मैं यहां डोलोमाइट लिख दूं तो ठीक है, तो क्या आपका जवाब गलत हो जाएगा? नहीं, तब भी जवाब यही रहेगा। डोलोमाइट के घुलने से भी दोस्तों जो मैदान बनते हैं उनको भी दोस्तों क्रास्ट कहते हैं। इसलिए मैंने सीधा सीधा क्या लिख दिया यहाँ पे? घुलनशील कार्बोनेट लिख दिया। मान लीजिए कल को यहाँ जिप्सम दे दे तो, कल को यहाँ पर जिप्सम दे दे तो ये चीजें दोस्तों आपको बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि क्रास्ट मैदानों में यहां वहां स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहते हैं? जगह जगह दोस्तों इसमें टीले होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों ह्यूम्स। क्या कहते हैं? ह्यूम्स नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा ह्यूमस मत कहिएगा, ह्यूमस जो मिट्टी में पाया जाता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसको स्पेशली दोस्तों ह्यूम्स कहा जाता है। यूरोप के लोग दोस्तों इसको ह्यूम्स ना कह के हम्स कहते हैं। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? यूरोप में इसे किस नाम से जाना जाता है? इस क्रास्ट मैदान में यहां वहां बने जो अवशिष्ट टीले होते हैं उसको हम्स कहा जाता है। इसी तरह से क्यूबा देश का नाम सुना है कि नहीं? क्यूबा, क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा कहते हैं ना, क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। वेस्ट इंडीज जहां पर है, जहां आप बरमूडा ट्रायंगल देखते हैं दोस्तों, वहीं पर दोस्तों क्यूबा स्थित है। कर रहे जो क्यूबा है यहाँ के लोग इसे हे स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हे स्टैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसको? इसी अवशिष्ट टीलों को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सब मैदान से संबंधित सवाल हैं
आगे बढ़िए। करा हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी व बालू के कड़ों से बने मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों पिछली क्लास में मैंने बताया था, ऐसे में दोस्तों एक शब्द सुना होगा लोएश के नाम से, ठीक है, जहां पर मैंने पीली मिट्टी का उदाहरण दिया था कि भाई मिट्टी के कण जाके नदी मिल जाते हैं, नदी का रंग पीला हो जाता है, नदी जाके समुद्र मिलती है और वहीं पर हो जाता है पीला सागर, ठीक है। तो आपने लोएश का नाम सुना होगा। यहाँ पर जो मिट्टी है दोस्तों वह लोएश मिट्टी है, तो लोएश मिट्टी से बनता है क्या दोस्तों? लोएश मैदान बनता है। क्या बनता है दोस्तों? तो लोएश मैदान बनता है। और ये किससे बनता है दोस्तों? लोएश मिट्टी से। तो सिंपल सी बात है कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बनता है इसे लोएश मैदान का ही नाम दिया गया, ठीक है। और आगे आइए, करा हिम के, हिम मतलब क्या होगा दोस्तों? हिम का अर्थ हो गया बर्फ, ठीक है। तो करा बर्फ के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं, जंगल ही पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यह हिम के जमाव से हो रहा है, जहां बर्फ जमा होता है उस क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? सर हम तो उसे ग्लेशियर कहते हैं, आप भी इसे ग्लेशियर कहिए। इसका नाम है दोस्तों ग्लेशियर मैदान। क्या नाम दोस्तों? ग्लेशियर मैदान। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा मैदान है जहां मिट्टी नहीं है, जहां पर क्या दोस्तों? बर्फ जमी है। उस बर्फ में भी दोस्तों बर्फीले झाड़ियों में मतलब बर्फीली स्थानों पर जो पेड़ पौधे रहते हैं, पनपते हैं, वो वहां पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये भी चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहाव से बने मैदान को क्या कहते हैं? देखिए बारिश हुआ और नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जलस्तर बढ़ गया तो बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया तो ये बाढ़ का पानी स्थल खंड पर आ गया, स्थल खंड पर आ गया तो दोस्तों तब ये क्या करेगा? फिर से मैदान का निर्माण कराएगा। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, इसे कहा जाता है रेगिस्तानी मैदान। क्या कहते हैं? रेगिस्तानी मैदान। आप कहेंगे सर ये कैसा नाम है? लोग सोचेंगे इसका संबंध रेगिस्तान से, बट ऐसा नहीं। वो इसलिए कहा गया क्योंकि दोस्तों नदी के पानी में बालू पाए जाते हैं और वो बालू जो होते हैं दोस्तों आके मिट्टी पे बैठ जाते हैं, इसीलिए दोस्तों इसे रेगिस्तानी मैदान कहा गया। अपनी भाषा में समझिए, नहीं तो हमेशा ये लगेगा ना कि इसका जवाब कुछ और ही होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताता हूं खादर और बांगड़ मिट्टी क्या होती है, उसके बारे में भी बताता हूं, सुनिएगा। कारण नदी निक्षेप, नदी निक्षेप का मतलब क्या होता है? नदी निक्षेप में दोस्तों क्या होता है? मिट्टी का जमाव होता है। निक्षेप मतलब क्या होता है? मिट्टी का जमाव होता है। कारण नदी निक्षेप से बने बड़े बड़े मैदान को क्या कहते हैं? नदी निक्षेप के कारण या मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी के जमाव के कारण जिन मैदानों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निक्षेपात्मक मैदान। क्या कहते हैं? निक्षेपात्मक मैदान। ऐसे मैदान जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से बनता है उसे कहते हैं। सर ये तो आप गजब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपर्दन से बना तो अपर्दनात्मक हो गया, लोएस मिट्टी से बना तो लोएस मैदान हो गया, और ग्लेशियर में बना तो ग्लेशियर मैदान हो गया। अब यही नाम है तो क्या नितिन सर अपने आप से बदल दे नाम? बताइए, हम बदलेंगे इसको? अरे जो है वही ना पढ़ाएंगे आपको, भले आसान हो, हम कह रहे हैं आसान हो चाहे कठिन हो, अब यही जवाब है भाई, हम क्या करें इसमें बताइए, ठीक है। चीजें बस खाली आप समझते चलिए, कठिन नहीं है। लिख रहा है जलोढ़ मैदान मिट्टी का, जलोढ़ मैदान मिट्टी का मैदान किस प्रकार के मैदानों के उदाहरण, ठीक है। कह रहा दोस्तों ये जो मैदान है जहां जलोढ़ मैदान है, जलोढ़ मतलब क्या दोस्तों? जलोढ़ तो दोस्तों एक मिट्टी का नाम है, और होता क्या दोस्तों? जो नदी होती है, जब उस नदी में आता बाढ़ ना, तो बाढ़ में नदी क्या करती दोस्तों? अपने द्वारा निक्षेप लेकर आती है। तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी जहां पाई जाए और जहां भी इस तरह के मैदान बनते हैं दोस्तों, उसे भी हम किसके अंतर्गत रखते हैं? उसे भी दोस्तों हम इसी के अंतर्गत रखते हैं, निक्षेपात्मक में। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इन मैदानों का निर्माण हो किससे रहा है, तो आप कहेंगे ना कि सर यहां जलोढ़ मैदान में क्या किया गया? मिट्टी का निक्षेप किया गया। और जब निक्षेप हुआ तो मैदान कौन सा होगा? कुछ बदल थोड़े जाएगा। आप ये पूछिए कि नई मिट्टी पुरानी मिट्टी, तब दोस्तों यहां पर जवाब चेंज हो जाएगा। जैसे कह रहा दोस्तों, अभी आगे आएगा सवाल, सुनिए। समुद्र तल के निकट नदियों के अपरदन के फलस्वरूप जो मैदान बनते हैं, समुद्र के किनारे जो मैदान बनते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा अच्छा है दोस्तों, याद रखेगा, इसे नाम दिया जाता है संप्राय मैदान। क्या कहते हैं दोस्तों? जो मैदान नदियों के द्वारा समुद्र तल के निकट बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समप्राय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आज आपको पता भी नहीं चला होगा कितने आराम से सवाल समाप्त हो गए। देखिए अभी तो आसान सवाल थे, अब धीरे धीरे दोस्तों कठिन सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल देखते हैं, तब मजा आएगा। एक शब्द दे दिया दोस्तों यहाँ पर, पेडी प्लेन, ठीक है, पेडी प्लेन मैदान, ठीक है। अब बच्चों को ही नहीं पता कि सर पेडी प्लेन क्या होता है। लिख रहा है पेडी प्लेन मैदान का निर्माण
किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? कौन सा मैदान? पेडी प्लेन मैदान का निर्माण। तो याद रखेगा प से पेडी प्लेन और प से याद रखेगा दोस्तों पवन। पवन यानी क्या होगा दोस्तों? हवा। ठीक है, हवा के द्वारा या वायु के द्वारा दोस्तों ये पेडी प्लेन मैदान का निर्माण होता है। और ये जो मैदान होते हैं दोस्तों ये स्पेशली दो जगह पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? या तो जहां मौसम शुष्क होता है दोस्तों वहां पाए जाते हैं, या तो जो अर्ध शुष्क स्थान होता है ये वहां पाए जाते हैं। यही इनकी दोस्तों विशेषता है। यही इनकी क्या है दोस्तों? यही इनकी विशेषता है। ठीक है, कि पेडी प्लेन मैदान कहां पाए जाएंगे? या तो शुष्क स्थानों पर या अर्ध शुष्क स्थानों पर दोस्तों ये पेडी प्लेन मैदान पाए जाते हैं। याद रखिएगा। कह रहा मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? ठीक है, तो मैदान जो होता है दोस्तों ये तृतीय श्रेणी के स्थल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तृतीय श्रेणी के स्थल माने जाते हैं। क्यों दोस्तों? अगर बात करें प्रथम श्रेणी की बात करें दोस्तों, तो प्रथम श्रेणी में हम रखते हैं दोस्तों पर्वत को। किसे रखते हैं? पर्वत को। अगर दोस्तों हम द्वितीय श्रेणी की बात करें, तो द्वितीय श्रेणी में दोस्तों किसे रखा जाता है? द्वितीय श्रेणी में पठार को रखा जाता है। और तृतीय श्रेणी में किसे रखा जाता है दोस्तों? तो मैदान को रखा जाता है। यही ना, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है पर्वतीय ढालों पर पवन तथा जल की क्रिया से बने जो ढालू मैदान होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? पर्वतीय ढाल होता है, पर्वत का जो ढाल होता है, मान लीजिए ऐसे पर्वत है उसका ढाल है। ढाल मतलब क्या? ये वाला जो ढाल है। ठीक है, कह रहा ढाल पर पवन के द्वारा और जल के क्रिया से दोस्तों जो मैदान बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों पेडिमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहा जाता है पेडिमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? पेडिमेंट। ठीक है, जो पवन और जल की क्रिया से बनता है पर्वतीय ढालों पर, उसका नाम क्या दोस्तों? उसे पेडिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैदान वाला ये चैप्टर ना बहुत आसान है। लेकिन अब होता क्या है, देखिए स्टडी 91 पे जुड़ेंगे ना तो हम एक भी टॉपिक छोड़ के आगे नहीं बढ़ते। आसान है तो क्या करें, चैप्टर डिलीट कर दें? ऐसा नहीं हो सकता ना, पढ़ना पड़ेगा आपको, सब पढ़ना पड़ेगा, सब जानना पड़ेगा। ठीक है, यही एक फायदा दोस्तों कि इसी तरह से पढ़ाते हुए हम जो है 250वें लेक्चर पर आ गए। इसी सीरीज में दोस्तों मैंने आपको बढ़िया से पूरा इतिहास पढ़ाया 150 लेक्चर में, 80 लेक्चर में आपको संविधान पढ़ाया गया है, और अभी आगे जो क्लास चली ये विश्व भूगोल की क्लास चली। तो डिटेल में एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पर ऐसे हम चर्चा करते हुए धीरे धीरे दोस्तों आगे चले जाते हैं। ठीक है, और आपका धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट होते जाता है। आगे देखिए, लिख रहा है पेडिमेंट। तो भूलिएगा मत दोस्तों, पेडिमेंट क्या होता है? पेडिमेंट जो होता है दोस्तों ये पर्वतीय ढाल पर निर्मित होता है। ठीक है, पर्वतीय ढाल पर निर्मित होता है। और किससे निर्मित होता है? तो दो चीजों से निर्मित होता है दोस्तों, या तो दोस्तों जल से निर्मित होता है, या तो दोस्तों पवन से निर्मित होता है ना। बस इतनी सी बात याद रखेगा पेडिमेंट के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिख रहा है पेडिमेंट के भू आकृतिक विकास की किस अवस्था में पदस्थली की रचना होती है? किसकी रचना होती है दोस्तों? पदस्थली की रचना दोस्तों आपसे पूछ रहा है। ये किस आधार पर होता है दोस्तों? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेगा पदस्थली जो है इसका अंतिम अवस्था में है। ठीक है, अंतिम अवस्था में यह क्या यहां पर निर्माण होता है दोस्तों? अंतिम अवस्था में पदस्थली की रचना होती है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पदस्थली मतलब एकदम प्लेन हो जाता है सब कुछ। ठीक है, इतना अपर्दन हो जाता है कि एकदम प्लेन हो जाता है। आगे देखिए, लिख रहा है रेग। रेग मतलब रेगिस्तान ना। रेग हो गया, सेरीर हो गया, हमादा हो गया। कह रहा यह किस प्रकार के मैदान हैं? रेग, सेरीर और हमादा। सर सच बताएं तो हमने कभी सुना ही नहीं है, तो सुनिए। यह पवन द्वारा अपर्दित मैदान है। क्या दोस्तों? यह पवन द्वारा अपर्दित मैदान है। इनका निर्माण किससे होता है दोस्तों? पवन के अपर्दन से होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों पवन द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से दोस्तों लोयस मैदान का निर्माण होता है ना। लोयस मैदान। ठीक है, लोयस मैदान जो आपने पढ़ा दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। कह नदी की युवावस्था समाप्त होने पर प्रौढ़ व वृद्धावस्था में किस मैदानों की रचना होती है? जब युवावस्था समाप्त हो जाती है और उसके बाद दोस्तों प्रौढ़ या वृद्धावस्था आ जाता है, तब कौन सा मैदान बनता है दोस्तों? जो इसके पहले आपने पढ़ा था दोस्तों, जलोढ़ मैदान। क्या पढ़ा था? जलोढ़ मैदान। और जलोढ़ मैदान दोस्तों क्या है? यह निक्षेपात्मक। ठीक है, निक्षेपात्मक मैदान है। ठीक है, यह निक्षेप से बनता है, इसीलिए दोस्तों इसे ऐसा कहा गया। ठीक है, तो ये दोस्तों प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में नदी के द्वारा दोस्तों ये मैदान का निर्माण किया जाता है। कर वह मैदान क्या कहलाता है जहां पर बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है? ठीक है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है तो वहां पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? वहां मिट्टी क्या होती है? पुरानी मिट्टी होती है।
और जहां दोस्तों पुरानी मिट्टी होती है उसे कहा जाता है बांगर मिट्टी, ठीक है, या उसे क्या कहा जाता है, बांगर मैदान कहा जाता है। जहां पुरानी मिट्टी की बात आ जाए बांगर मैदान, जहां नई मिट्टी की बात आ जाए फिर क्या हो जाएगा, वो खादर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, वह खादर हो जाएगा। लिख रहा वह मैदान क्या कहलाता है, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता हो, मतलब बाढ़ आता है और पूरा का पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, डूब जाता है, यानी नवीन कांप मिट्टी, ठीक है। तो आपको मतलब किससे दोस्तों, नवीन मिट्टी से। जब कभी नवीन मिट्टी लिख दे दोस्तों तो आपका जवाब क्या होगा, खादर मैदान, ठीक है। नवीन मिट्टी कैसे दोस्तों, जाहिर सी बात है बाढ़ आया और वो क्षेत्र दोस्तों पानी में डूब गया, तो बाढ़ के द्वारा दोस्तों नदी का जल तो उस पे आ गया था, तो नदी अपने साथ जो कुछ भी मिट्टी बालू जो कुछ भी बहा के लाती है वो यही छोड़ देती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ किस प्रकार का मैदान बनता है, खादर मैदान, और ये क्या हो जाता है दोस्तों, नवीन मिट्टी हो जाता है। और जहां जो क्षेत्र नहीं डूबता है वो दोस्तों बांगर मैदान कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा फ्लोरिडा का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण, ठीक है। फ्लोरिडा है कहां दोस्तों, याद रखेगा, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों यह मैदान है। कह रहा फ्लोरिडा का मैदान किस मैदान का दोस्तों उदाहरण है, तो दोस्तों यह तटीय मैदान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों, यह तटीय मैदान का उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण कहां हुआ, तट पर हुआ है। किसके तट पर दोस्तों, तो यहां अटलांटिक महासागर है, क्या दोस्तों, यहां अटलांटिक महासागर है, ठीक है। यह मैदान दोस्तों तटीय मैदान का उदाहरण है। फ्लोरिडा का मैदान जो है यह तटीय मैदान का उदाहरण है, ठीक है। इसी तरह से आगे दे रहा है कि यूरोप का जो मैदान है दोस्तों, यूरोप यह तो एक महाद्वीप भी है, कह रहा है यूरोप का मैदान किस प्रकार के मैदान का उदाहरण आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यह मैदान भी दोस्तों क्या है, इसे आंतरिक मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका नाम ही क्या है दोस्तों, आंतरिक मैदान, ठीक है। देखिए यूरोप दोस्तों कोई छोटा मोटा तो है नहीं, यूरोप तो दोस्तों पूरे के पूरे एक महाद्वीप की बात कर रहा है ना। यूरोप के अंदर हम किसी देश की बात तो कर नहीं रहे कि जो तट के किनारे हो। अगर हम नॉर्वे या फिर और किसी ऐसे देश की बात करते जो समुद्र के किनारे होता तब वहां बात अलग होती, लेकिन यहां दोस्तों सीधे सीधे यूरोप कॉन्टिनेंट की बात हो रहा, तो ये आंतरिक मैदान यहां पर दोस्तों आपका जवाब होगा। लिख रहा पवन द्वारा यानी हवा द्वारा उत्तरी चीन में किन मैदानों का निर्माण होता है। तो आपने एक लोयस मैदान सुना होगा जहां पर मिट्टी बहाकर लाई जाती है, ठीक है, पवन के द्वारा। क्या होता है दोस्तों, लोयस मैदान। आप पूरी कहानी भी जानते हैं दोस्तों, लोयस मैदान के बारे में सुना होगा आपने, लोयस मिट्टी के बारे में सुना होगा अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, ये मिट्टी जिस नदी में गिरती है उस नदी का नाम भी दोस्तों पीली नदी हो जाती है। ये पीली नदी जहां गिरती है वहां दोस्तों पीला सागर बनता है ना, पीला सागर, ठीक है, पीला सागर। ये सब दोस्तों चीन से ही संबंधित हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है कि पेटागोनिया का नाम सुना होगा, पेटागोनिया हो गया, अमेजन हो गया, पंपास हो गया, सब घास के मैदान है दोस्तों इधर के। कह रहा ये जो है किस महाद्वीप से संबंधित है, तो पेटागोनिया ये सब जो है दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। कहां से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है। आप यहां पंपास की बात करिए, आप यहां कंपास की बात करिए, आप यहां सेल्वास की बात कीजिए, ठीक है, सेल्वास की बात कीजिए। ये सब दोस्तों कहां संबंधित हैं, ये सब जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है। ये अमेजन वन का नाम दोस्तों सुना होगा, ठीक है। इसे दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा जंगल है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। बहुत ज्यादा यहां से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। आगे बढ़िए, कर मध्यवर्ती मैदान ग्रेट प्लेन यह किन देशों में दोस्तों फैला हुआ। मध्यवर्ती मैदान दोस्तों एक आंतरिक मैदान। आपने पीछे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा दोस्तों, एक पीछे जो इंपॉर्टेंट पढ़ा वो पढ़ा दोस्तों आंतरिक मैदान। आंतरिक मैदान दोस्तों आपने कहां पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने यूरोप में। कहां पढ़ा था दोस्तों, यूरोप में, ठीक है। एक दोस्तों आपने तटीय मैदान पढ़ा था। क्या पढ़ा था, तटीय मैदान कहां पढ़ा था, फ्लोरिडा में। वैसे फ्लोरिडा के बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश है दोस्तों जहां तटीय मैदान देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये मध्यवर्ती मैदान जिसे ग्रेट प्लेन के नाम से जानते हैं, ये कहां पर दोस्तों, ये आपके अमेरिका और कनाडा में मिलते हैं। कहां मिलते हैं दोस्तों, ये अमेरिका और कनाडा में स्थित मैदान है दोस्तों, याद रखिएगा मध्यवर्ती मैदान इसे नाम दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है कि भारत में स्थित कौन से तटवर्ती मैदान स्थल के कौन से तटवर्ती मैदान स्थल के अवतलन से उत्पन्न हुए। किसके दोस्तों, स्थल के अवतलन। देखिए एक होता उत्तलन, तो उत्तल माने क्या होता है, उठ जाना, अवतलन माने क्या होता है, गहरे में चले जाना, ठीक है। तो कौन सा तटवर्ती मैदान ये अवतलन से उत्पन्न हुआ, तो दो मैदान है। जब दोस्तों आप भारत का मैप बनाते हैं
ठीक है, ऐसे आते हैं दोस्तों। तो जब इस साइड जाते हैं दोस्तों तो यहाँ दोस्तों आपको मिलता है, ठीक है। एक तो मिलता है दोस्तों आपको उत्तरी सरकार तट, क्या मिलता है, उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट का मतलब क्या दोस्तों, उड़ीसा का तट, ठीक है। किसका तट दोस्तों, उड़ीसा का तट। एक तो ये है। दूसरा आप पढ़ते हैं दोस्तों कोरोमंडल तट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, कोरोमंडल तट, ठीक है। तो याद रखेगा ये उड़ीसा का तट और कोरोमंडल तट, ये दोनों ही दोस्तों किसके उदाहरण हैं, ये तटवर्ती मैदान के उदाहरण तो हैं, उसके साथ साथ दोस्तों स्थल के अवतलन से दोस्तों ये उत्पन्न हुए हैं, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा कौन से देश ज्वालामुखी के लावा से निर्मित मैदानों के मुख्य उदाहरण है, ठीक है। जहां दोस्तों ज्वालामुखी के लावा से जो मैदान बने हैं वो उसके उदाहरण दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आपको भरोसा नहीं होगा, नाम है दोस्तों आइसलैंड, लेकिन आइसलैंड दोस्तों जो है ये इसी से बना है। इसी तरह से नाम है दोस्तों न्यूजीलैंड, ठीक है। हालांकि दोनों अलग अलग दिशा में है। न्यूजीलैंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास में है, आइसलैंड दोस्तों आपकी यूरोप के पास में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, तो आइसलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसी तरह से दोस्तों फ्रांस हो गया, और बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस राजधानी पेरिस हो गया। इसी तरह से अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना हो गया, ठीक है। अर्जेंटीना, टीना पास, ये कहाँ दोस्तों, ये तो फ्रांस आपका फिर से आपका यूरोप हो गया, ठीक है। इधर दोस्तों ये आपके दक्षिणी अमेरिका की बात हो गया, ठीक है, अर्जेंटीना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे, अलग अलग महाद्वीप पे ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जो ज्वालामुखी के लावा से निर्मित मैदान है। मैं मैदान की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ है, लेकिन ज्वालामुखी उद्गार उसे नहीं बोलेंगे, दरारी उद्भेदन से बना हुआ मैदान है। मैदान क्या दोस्तों, पठार है, जो दक्कन का पठार है, ठीक है, उसे याद रखेगा। तो ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, लेकिन ध्यान देना था आपको, ठीक है। ऐसे विषय दोस्तों जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप चाहें तो इन हैंड रिटन नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं, हाथ से लिखे गए नोट्स हैं। और भी दोस्तों हम लोग स्मार्ट नोट्स पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द दोस्तों वो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।